भारत के संविधान के बारे में हमने मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने पहला जो समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे जिसका उल्लेख 19 से 22 तक है। जो हमने पहले पढ़ा समानता का अधिकार, उसका उल्लेख 14 से लगा के 18 तक था। ठीक है, आज हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ेंगे जिसमें हम स्वतंत्रताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे अनुच्छेद 19 में फर्स्ट में स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। इसमें अनुच्छेद 19 का भी हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। एक तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट और एक 19 सेकंड से 6 अध्ययन करेंगे। इसमें पहला अनुच्छेद फर्स्ट में स्वतंत्रताएं दे रखी है। इसमें देखो आप, पहले में स्वतंत्रताएं हैं जिसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं यानी कि आप भाषण व अभिव्यक्ति द्वारा अपने विचार रख सकते हैं, जिसका उल्लेख और संविधान के प्रस्तावना में भी है। यानी यहाँ पर जो भाषण है वहाँ पर विचार हैं और अभिव्यक्ति जो कि स्वतंत्रता में सेम स्वतंत्रता में भी इसका उल्लेख है। तो इसी प्रकार आप भाषण व अभिव्यक्ति जो पहली स्वतंत्रता हैं, इसके अनुसार जब आप भाषण व अभिव्यक्ति देते हो उस समय लोग इकट्ठा होंगे। जब आप कोई भी नेता भाषण देता है तो लोग इकट्ठे होंगे। तो इसी प्रकार शांतिपूर्ण बैठक की स्वतंत्रता होगी। सेकंड यानी आप भाषण और व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें सेकंड है शांतिपूर्ण बैठक की स्वतंत्रता। जब आप शांतिपूर्ण बैठक करोगे तो आपके विचार में आएगा कि हम संघ या संगठन क्यों ना बनाया जाए। तो इस प्रकार थर्ड स्वतंत्रता होगी संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार फोर, यदि आप संघ या संगठन बनाते हो तो आपके विचार में आता है कि क्यों ना व्यापार व वाणिज्य यानी व्यापार किया जाए। तो इस प्रकार चौथी स्वतंत्रता होगी कि आप देश के किसी भी कोने में व्यापार व वाणिज्य कर सकते हैं, तो आपको व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार यदि आप व्यापार करोगे तो आपके पास पैसे होंगे, पैसों के द्वारा आप देश के अंदर कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। और इसी प्रकार आप देश के अंदर कहीं पर घूमोगे तो आपको रहने या बचने की भी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार आपको अनुच्छेद 19 में फर्स्ट में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वर्तमान में पहले मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 7 ही अब वर्तमान में 6 हैं। तो जो एक स्वतंत्रता थी जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और इसी के द्वारा जो मौलिक अधिकार भी हमारे साथ थे, उसमें भी एक जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो मूल संविधान में पूछे तो कितनी स्वतंत्रता थी? 7 और वर्तमान में 6। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 फर्स्ट में 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। मूल संविधान का मतलब हुआ ये आपके कि जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुए थे जितने भी अनुच्छेद, वह थे आपके मूल संविधान। ठीक है, तो आपको स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में है। और इसी प्रकार ये जितनी स्वतंत्रताएं आपको दे रखी है, जो आपको मैंने कहा था कि अनुच्छेद हम 19 को 2 पार्टों में पढ़ेंगे, तो आपको सेकंड से लगाकर जो 6 में है, ये इन स्वतंत्रताओं को रोकने का कार्य करता है, इनको बाधित करने का कार्य करता है। वो कैसे कि जब आप भाषण या अभिव्यक्ति दे रहे हो तो आपकी वजह से किसी की महान हानि नहीं होनी चाहिए। देश की अखंडता या प्रभुता के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और लोक व्यवस्थाओं में कोई भी प्रकार का अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देश का अन्य देश के साथ कोई भी संबंध खराब नहीं होने चाहिए
अपराधों में वृद्धि नहीं हो, और यदि साथ ही न्यायपालिका की तोहिन या बेइज्जती न हो आपके भाषण व अभिव्यक्ति। यही सब आधार इन सब स्वतंत्रताओं के ऊपर लागू होता है। जब आप शांतिपूर्वक बैठक कर रहे हो तो आपकी वजह से वहाँ पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्थाओं में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकता या देश की एकता अखंडता पर भी कोई भी हानि नहीं हो, और साथ ही न्यायपालिका की बेइज्जती या इस प्रकार आप संघ या संगठन या व्यापार वाणिज्य या घूमने फिरने, रहने या बसने, इन सब के ऊपर देश हित में आपको ये स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं। देश की एकता अखंडता या प्रभुता पर कोई भी प्रकार का संकट आता है तो ये आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा। और ये इनका उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी सेकंड से लगाकर 6 तक है, ठीक है। और देने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के अंदर फर्स्ट में है, ठीक है। और जो ये सामाजिक संविधान संशोधन 1978 हुआ वहाँ पर संपत्ति अर्जित स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना के अधिकार को माना है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले आए, उसमें सूचना के अधिकार को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना है। इसका कारण ये है कि इसमें एसपी गुप्ता वर्सेज भारत संघ में जो एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लागी गई, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश या फैसला सुनाया कि सूचना का अधिकार भी भाषण व अभिव्यक्ति का पार्ट है, क्योंकि व्यक्ति के पास यदि सूचना ही नहीं होगी तो वह अपना अभिव्यक्ति कैसे कर पाएगा। और ये सूचना का अधिकार संसद द्वारा 22 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। और भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक और केस है जो नवीन जिंदल वर्सेज भारत संघ। इसमें जब नवीन जिंदल ने अपनी कंपनी के ऊपर यानी अपनी फैक्ट्री के ऊपर जब तिरंगा ध्वजा फहराया तो उसके ऊपर केस किया गया, तो उसके वकील के द्वारा ये दलील दी गई कि ये भी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वह ऐसे कि आप अपने देश की प्रति राष्ट्रभक्ति को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने का अधिकार इसके पास है। वो वैसे कि आप अपने देश का जो राष्ट्र ध्वज हैं वह फहरा सकते हैं, तो वह भी भाषण व अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता अंतर्गत आया। और जो मैंने आपको बताया कि इनको जो रोकने का कार्य अनुच्छेद 19 सेकंड से 6 तक है, वह ऐसे हैं कि ये स्वतंत्रताएं आध्यात्मिक नहीं हैं, यानी इनकी जो सीमा से परे नहीं है, ये सीमा के अंदर हैं। यानी कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसी के आधार पर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जब अपराध कोई व्यक्ति करता है तो दोष सिद्ध होने का संरक्षण भी इसके अंतर्गत दे दिया गया है। वह ऐसे कि जब व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसे कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उस कार्य समय जो कानून बना गया है उसके अंतर्गत ही आपको सज़ा दी जाएगी, ना कि बाद में जो कानून बनाया जाता है उसके अनुसार। जैसे कि आप मानो 5 मई 2019 को आपने कोई अपराध किया है और उस समय जो कानून है उसको परिवर्तन किया जाता है 10 मई 2019 को। उसमें कोई सज़ा का प्रावधान है तो उसे बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पर 5 वर्ष था तो उसमें बाद में 7 वर्ष कर दिया गया उसी सज़ा में। जैसे कोई भी
अपराध, जैसे कि आप मान सकते हो किसी का हत्या, तो उस पहले थी 5 वर्ष, आज 7 वर्ष कर दी गई। तो आपने जब अपराध किया था उस समय थी 5 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष की सज़ा ही दी जाएगी। कारण क्योंकि जिस समय जो कानून था उस समय आपने अपराध किया था, उस समय 5 वर्ष की सज़ा थी। यदि 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष कर दी जाए तो आपको लाभ दिया जा सकता है, लेकिन हानि नहीं दिया जाएगी, हानि नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जाएगी। ये आपको पता होगा, जब राजीव गांधी की हत्या होती है 21 मई 1919 को, और इसको सज़ा देती है ट्रायल कोर्ट 1996 को फांसी की, और उसके बाद वो जाते हैं मद्रास कोर्ट में, मद्रास कोर्ट उसे फांसी की सज़ा बरकरार रखती है, और उसके बाद वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे फांसी की सज़ा देती है। 2004 में वो वापस उस सज़ा को बरकरार रखती है। और उस बाद जब उसके द्वारा अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष डाल सकता है। तो उन्होंने ये दया याचिका डाल दी राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति जी ने इस दौरान जो निर्णय था 2004 का निर्णय, और वापस राष्ट्रपति निर्णय देते 2011 को। इस दौरान जो 7 वर्ष का समय लगता है ज़्यादा, और इसी को आधार मानकर मद्रास कोर्ट इस पर रोक लगा देती है कि इसमें अपराधी को 2 सज़ा हो रही। एक तो साथ ही साथ इसने 20 साल की सज़ा काट दी, और अभी आप फांसी की सज़ा दे रहे हो, तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसको आधार माना उन्होंने, एक अपराध के लिए 2 सज़ा आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब अपराध किया था तो 1991 को, और अभी आपको सज़ा दे रहे हो 2011 को, ये इस दौरान 20 साल तो उन्होंने सज़ा काट दी गई है। तो उन्होंने को देखो 1994 को उसको फांसी की सज़ा दी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी की सज़ा 2004 को सुना दी, और इस दौरान 2011 को राष्ट्रपति उनको सज़ा देता है कि इस सज़ा को उन्होंने कहा कि बरकरार रखा जाए, नहीं इनको फांसी की सज़ा ही दी जाए। तो उसके दौरान जो 7 वर्ष लगे, ये समय उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिया, हाँ या ना में, और इस आधार मानते हुए मद्रास कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। थर्ड, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति खुद चाहे तो वह गवाही दे सकता है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई अपराध करता है और खुद वो अपने आप के खिलाफ गवाही देता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। यदि उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा बाध्य किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये स्वतंत्रताएँ दी गई हैं कि किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोष सिद्ध के संरक्षण दे रखा है, दोष सिद्ध के लिए संरक्षण दे रखा है। तीन स्वतंत्रता है, जिस समय जो कानून था उसके अनुसार ही आपको सज़ा दी जाएगी, और एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जाएगी, और किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने का अधिकार नहीं है। यानी कि आपके साथ ये टेस्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपने सामान्य अपराध किया है तो आपके साथ ये टेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो नार्को टेस्ट होता है, एक होता है लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट, और जिसके ऊपर रोक लगा दी गई है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, इन्होंने केस लगाया था कि सामान्य जो लोग हैं उनको इस टेस्ट के द्वारा उनके खिलाफ, जो किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने का अधिकार नहीं है, और यदि आप ये टेस्ट करते हो तो वो व्यक्ति अपने खुद के खिलाफ गवाही दे रहा है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति महिला या देश के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसके साथ ये टेस्ट किए जाएंगे। ये टेस्ट सामान्य अपराध में इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि हमारे को अनुच्छेद 20 के अंतर्गत पार्ट 3 में किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसको आधार माना। अनुच्छेद
21 जो जीने का अधिकार देता है। व्यक्ति को जीने के लिए जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसे प्रोवाइड कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एकांत में रहूं तो वो एकांत में रह सकता है। चिकित्सा का अधिकार है उसे। यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे प्रथम रूप से उसे इलाज किया जाएगा, उसके बाद ही उसका जो बाद की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कोई भी महिला यदि चाहे कि वो मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। महिला बच्चा नहीं पैदा कर सकती यदि वह चाहे तो। जैसे पर्यावरण शुद्ध, यानी कि आप पर्यावरण शुद्ध, यदि आपको पर्यावरण शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में रीट या याचिका लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इसके लिए हमें जीने में दिक्कत आ रही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ या कोई चल रही है तो उस पर रोक लगा सकती है। साथ ही साथ आपको यदि स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है तो वहाँ तो भी आपको ये अधिकार है कि आप अपनी स्वतंत्रता रख सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। वह इसलिए लगाई गई कि उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया। 1978 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करना भी गैर जिम्मेदार माना सरकार को और कहा कि किसी व्यक्ति को आप जीने का अधिकार छीन नहीं सकते। इसी के साथ एक और केस लगा जिसका नाम है पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ, जो आधार कार्ड से संबंधित था। यानी कि आप किसी व्यक्ति की निजता भंग नहीं कर सकते। और एक MC मेहता वर्सेस भारत संघ, यानी पर्यावरण संदर्भ में जो आपको शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करवाने का भी जिम्मेदारी सरकार की है। और इसी के साथ अनुच्छेद 21 में एक और स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। इसके लिए आधार नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में भी ये प्रावधान है और साथ ही मूल कर्तव्य 51 क में भी ये प्रावधान है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने इसे माना कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की सिफारिश की। और ये MC वेंकटर सलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बना और उन आयोग ने ये सिफारिश की कि 6 से 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। तो सरकार ने 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में को आप 2 पार्टों में पढ़ोगे। एक तो सामान्य गिरफ्तारी और एक होती है निरोधक कानून से गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत देखो आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी, गिरफ्तारी क्यों की गई आपका कारण आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने वकील से सलाह भी ले सकते हो। और दूसरा, आपको 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें जो 24 घंटा का समय है, जो अपराधी के आने जाने के समय को साथ में काउंट नहीं किया जाएगा। यदि अपराधी को आप गुजरात या
महाराष्ट्र राजस्थान लेके आ रहे हैं, तो इसमें जो समय लग रहा है उस समय को आप काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटों का मतलब है कि आपको जेल के अंदर 24 घंटे यानी रखने से 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। जैसे देखो, आपने सुना होगा निवारक निरोधक जो कानून है उसके अंतर्गत ये आपको छूट नहीं दी जाएगी। निरोधक कानून के अंतर्गत मान लिया कि कोई भी अपराधी है, जैसे स्वभाव से वो अपराधी है, उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, और यदि आपको लगता है कि वो यहाँ पर कोई भी, आप जैसे मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं और आप पुलिस वालों को नहीं कि प्रशासन को लगता है कि ये यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है, तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते। जैसे कि कोई भी त्यौहार है और आपको लगता है कि ये अपराधी यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। इस कानून के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 माह तक आप कैद रख सकते हो, और यदि 3 माह से ज़्यादा आपको रखना है तो आपको हाई कोर्ट का कोई जज या जज बनने की योग्यता रखता है, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी होगी, और वो कमेटी इसके ऊपर निर्णय लेगी कि इसको 3 महीने से ज़्यादा कैद रखना है या नहीं रखना है। वो उसकी जांच करेगी, देखेगी, उसके मतलब उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड देखेगी, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी को लागू रखना है या नहीं रखना है। ये इस कानून के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण जो दे रखा है आपको, यदि पूछे कि गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 में सामान्य अपराध जैसे, तो उसमें आपको कारण बता दिया जाएगा गिरफ्तारी का, आप वकील से सलाह ले सकते हो। 24 घंटों के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और यदि आप निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी की जाती है। जैसे देखो, एक संसद के द्वारा समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा रासू का ये टाडा जो था 1994 में, आपने संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। और इसके साथ ही एक बना था पोटा जो 2004 में, अब तो वे समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी होती थी, इसमें जो समय सीमा इस कानून के अंदर होती थी, उस कानून के अंतर्गत ही कार्य होता था, न कि 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये बातें उन पर लागू नहीं होगी जो निरोधक कानून में गिरफ्तार किए जाएंगे। निरोधक कानून के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह, और 3 माह से ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो आपको मैंने बताया कि हाई कोर्ट के जज या जज बनने की जो योग्यता रखता है, उस अनुसार एक कमेटी बनाएगी, और ये कमेटी ही आपको परमिशन देगी कि इसको गिरफ्तार रखना है या नहीं रखना है। तो साथ ही साथ आपने जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी और अब वर्तमान में 6 है। तो आपने पहली तो समानता का अधिकार जो आपने पहले पढ़ रखा है, आज आपने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है जो सेकंड स्वतंत्रता है। इसका उल्लेख 19 से 22 में है। 19 में क्या है तो आपको बता दिया मैंने, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है, व्यापार, घूमने फिरने, संघ, ठीक है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 20 में आपको बोले तो अपराध सिद्ध संरक्षण, यानी कि अपराध सिद्ध संरक्षण का मतलब आपने जो अपराध किया है और जिस समय किया है उसी के कानून के अनुरूप आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार, और 22 के अंतर्गत जो कि आपको गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण है। गिरफ्तारी आपकी हो जाती है, उसके विरोध संरक्षण है, गिरफ्तार हो जाती है, गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण, यानी कि आपको गिरफ्तारी के विरोध जो संरक्षण है वही है। क्योंकि गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण ये हो गया कि सामान्य अपराध में आपको यदि गिरफ्तार करते हैं तो उसका कारण बताना होगा, क्यों गिरफ्तार करें, आप वकील से सलाह ले सकते हैं, और 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और
आप यदि निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो आपके लिए ये प्रावधान नहीं है। तो आपके जो 4 अनुच्छेद हैं उसमें देखो, पहला हो गया स्वतंत्रता, ठीक है, और अपराधों के लिए संरक्षण, दोष सिद्ध संरक्षण। 20 में क्या है, दोष सिद्ध हो जाता है आपके ऊपर, यदि दोष लगा हुआ है, अपराध जो लगा हो गया है वो सिद्ध हो जाता है कि ये अपराध आपने ही किया है। उसके बाद जो आपको संरक्षण है, संरक्षण ये है कि जो उस समय के कानून है उसी के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी, और साथ ही साथ एक अपराध के लिए एक ही सज़ा यानी 2 सज़ा नहीं दी जाएगी, और साथ ही किसी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने का बाध्य नहीं किया जाएगा।